नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश के एविएशन सेक्टर में नई क्रांति की तैयारी चल रही है। टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद अब तक एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी ने 470 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ अरबों डॉलर का समझौता किया है। आज हम इस शो में चर्चा करेंगे कि कैसे ये डील एविएशन और टूरिज्म सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है, कैसे आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए हवाई यात्रा ज्यादा सुलभ और सस्ती होगी, क्या कुछ अभी चुनौतियां बाकी हैं और क्या नए प्लेन खरीद लेना एविएशन सेक्टर की कायाकल्प करने जैसी कोई बात रखता है, कोई मादा रखता है। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। एयर इंडिया एयरबस से 250 और बोइंग से 220 हवाई जहाज खरीदेगी। ये देश ही नहीं, एविएशन सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी डील है। एयर इंडिया 470 हवाई जहाज खरीदने पर 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम खर्च करेगी। एयरबस से 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, 210 नैरो बॉडी A320 न्यूस एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि बोइंग से 190 B737 मैक्स विमान, 20 B787 विमान और 10 B777X विमान खरीदेगी। दिलचस्प यह है कि इस डील के वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद थे। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से बात और ट्वीट करके अपनी खुशी जताई है। लेकिन ये बिजनेस डील है, ऐसी डील्स होती रहती हैं। फिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये सामान्य डील नहीं है। ये डील न सिर्फ एविएशन सेक्टर को बदल देगी बल्कि टूरिज्म सहित सभी सेक्टर्स पर असर डालेगी। मोदी सरकार जिस तरह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है, उसमें एविएशन सेक्टर का बड़ा योगदान होने वाला है। एविएशन सेक्टर किस रफ्तार से तरक्की कर रही है, इसे हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 2014 में देश में 70 ऑपरेशन एयरपोर्ट्स थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 137 हो गई है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। यानी देश का कोना कोना हवाई रूट से जुड़ जाएगा। 2014 में देश में 6 करोड़ 73 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। साल 2022 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 23 लाख हो गई है। मगर अगला आंकड़ा और चौंकाने वाला है। 2030 में करीब 85 करोड़ यात्री हवाई सफर करेंगे। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में कितने मौके हैं और ये टूरिज्म सहित देश की इकोनॉमी में कितने क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। मगर एविएशन सेक्टर की ग्रोथ में चुनौतियां भी बहुत हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार छोटे एयरपोर्ट्स पर डेवलपमेंट और यूजर फीस को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे फैसले एविएशन सेक्टर की ग्रोथ में बड़ी रुकावट हो सकते हैं। यही नहीं, पिछले दिनों एयरलाइंस के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस का तर्क है कि ATF बहुत महंगा है, मगर वजह जो भी हो, ये हवाई यात्रा करने वालों को हतोत्साहित करते हैं। सरकार को एविएशन सेक्टर में सर्विसेज को सस्ता करने के उपायों पर जोर देना चाहिए। इसी में सरकार की कोशिशों में सफलता भी छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करा देते हैं। जितेंद्र भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं, पूर्व ED रहे हैं एयर इंडिया के। भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है परवेज दमानिया सर, जो कि संस्थापक रहे हैं दमानिया एयरवेज के। दमानिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है सत्येंद्र पांडे, मैनेजिंग पार्टनर हैं ATTV के। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। भार्गव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब थोड़ा सा ये कुछ अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं एविएशन सेक्टर में। एक लंबा वक्त रहा जब ऐसा लग रहा था कि डेडलॉक की सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता भविष्य क्या होगा। अब कुछ बेहतर चीजें दिखाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि अब एविएशन के सेक्टर में जो अनंत संभावनाओं का दरवाजा था वो खुलता जा रहा है धीरे धीरे। टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, अब दुनिया की सबसे बड़ी डील हो गई। ये ट्रैजेक्टरी किस ओर जा रही है सर? ठीक जा रहे हैं हम या अभी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, देखिए, हम पिछले 10-15 साल से बोल रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और इंडियन मार्केट ग्रो भी की है। लेकिन इस मार्केट का जो ग्रोथ था उसका फायदा इंडियन कैरियर्स नहीं ले पाए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। वो सारा का सारा फायदा गल्फ कैरियर्स,
एमिरेट्स हो, इतिहाद हो, कटार एयरवेज हो और साउथ ईस्ट एशियन कैरियर सिंगापुर एयरलाइंस वगैरह ने लिया। ये मौका बहुत अच्छा, जैसे आपने बताया कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट अगर नहीं हुआ होता तो हमारे पास ग्रोथ भी नहीं आती, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रमोटर के पास में अपनी प्रायोरिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्चने की आवश्यकता होती है, तो नहीं हुआ। जब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और टाटास के पास में आई, और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि टाटास ने ही एयर इंडिया को फाउंड किया था, बनाया था, तो उनके वापस जाने के बाद में जिस दिन उन्होंने कंट्रोल रीगेन किया, एक मुख्य स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि हम एयर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाएंगे। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट होने जा रहा है। 470 हवाई जहाज अगले 5-7 साल के अंदर में इंडक्ट होंगे, जिसका सीधा का सीधा बेनिफिट होगा। नेटवर्क ग्रोथ होता है, इंडियन पैसेंजर्स को सुविधा होगी, यहाँ से यूरोप, अमेरिका से और इंडिया वापस आने के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं जो हम लोग नहीं सोच सकते थे। इसका उल्लेख खासकर इसलिए भी करने की आवश्यकता है कि जैसे आपने भी बताया कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री से बात करते हैं, स्टेटमेंट इशू होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौजूद हैं एयरबस के अनाउंसमेंट से, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, जबकि एक इंडिया को इकोनॉमिक्स में ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है दुनिया की संस्था द्वारा। दूसरा, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स रिसेशन के डर में अभी रहे हैं कि अगले 6-7-8 महीने में क्या होगा, तो इसीलिए जो बाइडेन ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि इससे 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। आप देख सकते हैं कि कितना एयर इंडिया का ऑर्डर है, फायदा अमेरिका को भी होगा और इंडिया को भी होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक विमान को इंडक्ट किया जाता है तो कम से कम एक हवाई जहाज के पीछे 10 पायलट रिक्रूट होते हैं, 30-40 कैबिन क्रू रिक्रूट होते हैं, फिर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ होता है, मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री मौजूद थे, क्योंकि क्लियर मैसेज जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत डिसीजन है। अब क्वेश्चन आता है ये कि एयर इंडिया अब एक प्राइवेट एयरलाइंस है, उसका इतना बड़ा रोल क्यों प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का, फ्रांस के और अमेरिका के? क्योंकि सब देख रहे हैं कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट था, लेकिन उसका फायदा दूसरे कैरियर्स ले रहे थे। अब इंडियन मार्केट का फायदा एक इंडियन कैरियर लेने के लिए तैयार है। तो ये जो जेआरडी टाटा की ड्रीम थी कि हम लोग एविएशन में माहिर रहे, बहुत बड़ी एयरलाइन बना के रखें, वो नहीं हुआ था। लेकिन अब हम उस पे एकदम थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं कि हम एक बड़ी एयरलाइन जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल हो, 70 विमान इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल हवाई जहाज ऑर्डर किए गए हैं और 400 हवाई जहाज हैं जो कि नैरो बॉडी हवाई जहाज है। तो स्वाभाविक है कि डोमेस्टिक के अंदर में इंडिगो को कंपटीशन मिलने वाला है। ओके, वो अभी तक 50, 55, 57% मैं आऊंगा सर। आपने ना ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग छेड़ दिया कि इस पूरी डील के बाद जो हमारा इंटरनल डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें किस तरह का कंपटीशन इकोसिस्टम हमारा बनेगा, इस पर मैं थोड़ा सा अलग से चाहूंगा। लेकिन दमानिया सर, एक चीज कहा जाता है एविएशन में सब कुछ हम देख रहे हैं कि भाई अगर आपको इकोनॉमी का क्विक एक ओवरलुक लेना है तो आप उसका एविएशन इंडस्ट्री देखो, है ना। जो अगर आपको क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म देखना है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाना है, तो वहाँ का आप एविएशन सेक्टर का नब्ज टटोल लो, आपको समझ में आ जाएगा। सारे पैरामीटर्स के लिए एविएशन इंडस्ट्री अच्छी होती है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट जैसे बता रही है कि 2030 तक हमको 85 करोड़ पैसेंजर्स होंगे आने जाने वाले। लेकिन उसके बावजूद आज भी कहा जाता है अगर आपको रातों रात लखपति होना है तो फिर एक एयरलाइंस खोल दो, और ये बात करोड़पतियों के लिए लागू है। तो ये क्यों है सर ऐसा? अभी भी ये फायदे का धंधा नहीं कहा जाता, अभी भी कहा जाता है कि बड़ा रिस्क टेकिंग बिजनेस है। क्या पेन पॉइंट्स क्या है सर अभी भी? नहीं, देखिए, इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव सेक्टर, मार्जिन्स बहुत थिन है, वेफर थिन मार्जिन्स है, और इसमें द इंडस्ट्री विल नॉट अलाउ यू टू मेक एनी मिस्टेक्स। आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, बहुत चौकन रहना पड़ेगा, और सर्टन फैक्टर्स पे इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, द कॉस्ट ऑफ द डॉलर, एंड अभी भी सर्टन एरियाज आर कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नाउ एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टू द इंडियन एविएशन सेक्टर। ये जो ऑर्डर है 70 बिलियन का ऑर्डर है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर
ever in the aviation sector. Absolutely. देखिए, today the largest ever order in the aviation sector given by India, today the economics of Boeing and Airbus are affected by the Indian order. लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, we are all tremendously happy that this has happened. It is a great day for Air India, great day for Indian passenger. लेकिन अभी तक एक एरिया है which we need to pay attention on, which is everybody is trying but still there are hurdles in that, is the local airport infrastructure. आज हमारा पोजीशन ऐसा है कि ग्रोथ है, पैसेंजर्स है, एयरक्राफ्ट है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दो गवर्नमेंट इज डूइंग द लेवल बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द लेवल बेस्ट, लेकिन फिर भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इट्स नॉट मूविंग एट दैट स्पेस. देखिए, अभी तक न्यू मुंबई का, नवी मुंबई का एयरपोर्ट तैयार नहीं है, पूना का एयरपोर्ट का कोई सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है. लकीली गोवा का एयरपोर्ट चालू हुआ, लेकिन जो रेट से हम एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाले, ये जो एयरक्राफ्ट है कि पार्क किधर हो गए, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज टू मूव फास्टर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. द गवर्नमेंट हैज टू क्लियर हर्डल्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज द ओनली एरिया दैट आई एम वरीड अपॉन. और एक बात कहना चाहता हूँ, अभी क्या है, फेयर्स बढ़ते हैं, पीपल आर वरीड अबाउट एक्सेसिव फेयर. जो ये इंडिया की ये प्लेन्स आ जाएंगे, so many planes coming in, we'd immediately see that the consumer will get a good deal. मुझे लगता है ये डील एयर इंडिया का, टाटा का, and this induction of this huge fleet of Airbus and Boeing will definitely help the Indian consumer in absolutely. the international travel sector and in the domestic travel sector. Absolutely. देखिए, ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट होने के बाद भी, जैसे आपको एक खाली एक वेरी रफ फिगर बता देता हूँ, which is quite interesting. हमारा और चाइना का पॉपुलेशन नियर अबाउट सेम है. चाइना हैज अबाउट 7,000 एयरक्राफ्ट्स, वी आर एट 700 एयरक्राफ्ट. बोले तो इंडिया में ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट होने के बाद भी पोटेंशियल है. तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज ट्रिमेंडस. द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्रोथ ऑफ एविएशन इज, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं दमानिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी. और मैं अगर आपके पूरे स्टेटमेंट का सब टेक्स्ट निकालूं तो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट दमानिया सर ने यहाँ पे रखा है. सत्येंद्र सर, साफ साफ लफ्जों में अगर बात कहा जाए तो आपको तो अभी तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट चाहिए. अभी तो अगले 15-20 सालों में तो आपको 2200-2300 एयरक्राफ्ट नए चाहिए, जो अगर आपको कैपेसिटी बीट करनी है. लेकिन जो दमानिया सर कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट खरीदना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है. जब तक आप नए एयरपोर्ट्स नहीं बनाएंगे, कैपेसिटी आप उनके ऑगमेंट नहीं करेंगे, तब तक क्या ये कैसे होगा? और इसकी दिशा में जो हमारा जो पॉलिसी चल रही है, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे आप, पांडे सर? नहीं, तो आपकी बात एकदम सही है. हवाई जहाज खरीदना एक बात है, लेकिन एयरपोर्ट्स की भी क्षमता होनी चाहिए. आप अगर देखें तो दिल्ली में एक दूसरा एयरपोर्ट खड़ा किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट. गोवा में नया एयरपोर्ट आ गया है, बेंगलोर में नया एयरपोर्ट आ गया है. और जो हमारे अभी एयरपोर्ट्स हैं, उनमें कैपेसिटी एफिशिएंसी के दौरे से बढ़ाया जा रहा है. तो आप कह सकते हैं ये ग्रोथ का एक चैलेंज होता है, ग्रोथ पेन्स. लेकिन एयरपोर्ट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है. हाँ, ये बात है कि मार्केट की जो ग्रोथ है, वो जो हम लोग इंडस्ट्री में, हम लोग को भी चौंका दे रही है. जैसे कि आपने कहा 2030 तक 85 करोड़ यात्री यात्रा लेंगे, और ये मतलब विश्व में नंबर 3 पे आ जाएगा इंडियन एविएशन. तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसके लिए तैयारी करना आवश्यक है. तो एविएशन सेक्टर को अब एक नए पर लगने वाले, नए पंख लगने वाले हैं. और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एयर इंडिया ने जो एयरबस के साथ जो बड़ा समझौता किया है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है. लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ वस्तु स्थिति, रियलिटी की भी बात कर रहे हैं हम इस चर्चा के माध्यम से. भार्गव सर, आप जो इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे, जो डोमेस्टिक कंपटीशन है नंबर 1, और दूसरा कंज्यूमर के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है सर? देखिए, दो चीजें हैं. कंपटीशन जरूरी बात है कि होगा, क्योंकि जैसे इंडिगो ने भी 250 हवाई जहाज के ऑर्डर दिए हुए हैं, वो भी इंडक्ट करेंगे. सब ग्रोथ जो है इंडियन मार्केट का, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे. क्यों अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ाएंगे? सीधी सी बात, कोशिश करेंगे. तो कंपटीशन होगा.
जहां तक पैसेंजर्स की बात है उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनके लिए सीधी की सीधी सर्विसेज ज्यादा बढ़ेंगी। नंबर वन, ज्यादा पॉइंट से बढ़ेंगी। अमेरिका में बहुत सारी एरियाज हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडियन का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इस समय एयर इंडिया की जो 47 वीकली फ्लाइट्स हैं वो वहां नहीं जाती। ये बात है, जब 70 नए लॉन्ग हॉल हवाई जहाज आएंगे तो और भी नई सेवाएं चालू होंगी, तो सीधा का सीधा बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को। मीडिया अधिकतर जानना चाहता है कि इसका फेयर पे क्या हो सकता है, तो उसका जवाब सीधा से ये है कि कंपटीशन अपने आप फेयर को स्टेबलाइज करता है। अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जबकि फेयर्स हाई है, ये बात मानने की है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हाई है जो कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। बहुत सारे स्टाफ के जो इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कोविड के दौरान बीआरएस दिया तो वापस नहीं आए, पूरी सर्विसेज लॉन्च नहीं कर पाए, तो कैपेसिटी कम है मार्केट के अंदर में। इंडियन मार्केट के अंदर में हम लोग, मैं आपकी जानकारी के लिए देता हूं कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो प्री कोविड लेवल का हाईएस्ट ट्रैवल था उसको सरपास किया। और लेकिन बात ये भी सही है कि जनवरी 2020 में 3080 फ्लाइट प्रतिदिन की एवरेज होती थी। इस समय दिसंबर के अंदर में और जनवरी के अंदर में जो एवरेज है वो 2800 से 2900 है। तो यानी कि हम लगभग 150 फ्लाइट कम ऑपरेट करके उस लेवल के पैसेंजर ले जा रहे हैं, क्योंकि एयरलाइंस पर 90% प्लस लोड फैक्टर्स पे ऑपरेट कर रही हैं। तो स्वाभाविक है जब आखिरी फ्लाइट्स की टिकटें बेची जाती है वो महंगी होती है। और सीधा इसलिए इसका नतीजा यह है कि अगर इंडिगो ने अप्रैल जून क्वार्टर में 11 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान सहन किया था, तो अक्टूबर दिसंबर महीने में प्रतिदिन 15 करोड़ का मुनाफा कमाया है। देखिए कितनी वॉलेटाइल सिचुएशन होती है। एक ही वर्ष के अंदर में 9 महीने के पीरियड में एयर इंडिगो को क्या होता है, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, फेयर्स ज्यादा है, लोड फैक्टर ज्यादा है, तो ये जो हाई एटीएफ के कॉस्ट होते हैं ये सब ओवरकम कर पा रही है, जो कि एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर है। आप कहेंगे कि पैसेंजर्स के लिए फेयर्स कम होना चाहिए, लेकिन एक दौर ऐसा होने दो कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है एयरलाइंस के लिए उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देना चाहिए। जैसे कि वो थोड़े मोड़े जो झरोके आते हैं, इम्पेडिमेंट्स आते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में, वल्नरेबिलिटी बहुत होती है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहेंगे, कभी कंज्यूमर फायदे में रहेगा, कभी एविएशन सेक्टर फायदे में रहेगा, तो ये सब हाथों हाथ चलता रहेगा। लेकिन इस बीच दमानिया सर, इस बीच हमारा एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है नागर विमानन मंत्रालय ने, और वो कह रहे हैं साहब कि जो छोटे एयरपोर्ट पर हैं उस पर हम जो है 30% लैंडिंग फीस बढ़ा देंगे, 30% जो है वो पार्किंग फीस बढ़ा देंगे, जो यूजर डेवलपमेंट फीस होगी वो भी 4 गुना तक बढ़ जाएगी। तो एक तरफ तो हम लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कुछ ऐसी सर्जरीज कर रहे हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली शायद ना हो। तो ये आपको आइडिया कैसा लगता है? नहीं, गवर्नमेंट ने, देखिए, जो इंडस्ट्री इतना रिस्क लेके इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे, इतना ग्रोथ दिखा रहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वाई आर एयरलाइंस रनिंग टाइट, वाई आर एयरलाइंस ऑलवेज फाइनेंशियली इन ट्रबल, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है, पर जितना गवर्नमेंट एयरलाइंस को सपोर्ट करे, विच विल इन टर्न ग्रो द कंट्री, ग्रो द डिफरेंट स्टेट्स, उतना करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उतना एयरलाइन इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समझ के जितना टैक्स कम कर सके, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम कर सके, उतना कम करना चाहिए। छोटे एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुंबई दिल्ली तो सब जाते हैं, लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स को आपको डेवलप करना है, छोटे टाउन्स को डेवलप करना है, तो उधर तो लैंडिंग, पार्किंग, नेविगेशन फी गवर्नमेंट ने मिनिमम ने निकाल देनी चाहिए। यूरोप में क्या होता है, जो छोटे एयरपोर्ट्स है, द टाउन सपोर्ट द एयरलाइंस फॉर देम टू कम अप, बिकॉज ऑटोमेटिकली द ग्रोथ विल अकर। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, आई एम श्योर अदर्स पीपल ऑल्सो मस्ट बी पुटिंग इट, कि प्लीज चार्ज एज लेस एज पॉसिबल एट स्मॉलर एयरपोर्ट्स, सो पीपल विल बी एनकरेज टू फ्लाई दैट। अगर मेरे को लगता है कोल्हापुर में मेरा लैंडिंग पार्किंग चार्जेस एकदम कम है, तो आई विल बी एनकरेज टू कम टू कोल्हापुर। लेकिन अगर उधर चार्जेस ज्यादा है तो मैं सोचूंगा व्हाई शुड आई गो। So it is my plea to the government and request that please make the infrastructure
as low cost as possible, so more and more airlines come in. थैंक यू सो मच सर। आपने यहाँ पे तो एक बात बोली है, आपने यहाँ पे तो बात बोली है, इसमें 28 फरवरी तक जो है स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर अपना फीडबैक वहाँ पर भी दें, ताकि ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि एनकरेज करना है आपको लोगों को कि छोटे एयरपोर्ट से वो ट्रैवल करें, और एनकरेज अगर तभी करेंगे जब आपकी लैंडिंग, पार्किंग, दूसरी तरह की जो फीसेज हैं इनको आप कम से कम रखें या ना ही रखें। अब आप 30% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उसका अलग विपरीत असर भी पड़ सकता है। एनीवे, पांडे सर, अगर हम कुछ ऐसे चैलेंजेस छोड़ दें जो एविएशन सेक्टर के लिए सार्वभौमिक होते हैं, जैसे कि कहीं युद्ध हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पर तो एविएशन को झटका पड़ना ही है, स्वाभाविक रूप है। कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कभी खुदा न खास्ता कभी दोबारा कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सामान्य दिशा में अगर हम इसी दिशा के साथ निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपको भविष्य इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का क्या दिख रहा है सर? नहीं, तो जो आपने कहा कि विश्व में स्थितियां आती रहेंगी, और ये जो एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई जहाज जो रूस को जाते वो अब एयर इंडिया के पास आएंगे। अच्छा। तो प्रोडक्शन स्लॉट्स वो इनको मिले हैं। कई जहाज जो चीन को जाते वो भी अब एयर इंडिया के पास आएंगे, और ये भारत का जो विश्व में स्टैंडिंग है ये उसको भी दर्शाता है, और जो पोटेंशियल है इस मार्केट का, जैसे आप अगर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में देखें, मलेशिया में वीकनेस है, वियतनाम में वीकनेस है, थाईलैंड में वीकनेस है, श्रीलंका में स्थिति बहुत खराब है, पाकिस्तान में बहुत स्थिति खराब है। तो इंडिया यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है और जो फ्यूचर पोटेंशियल है एविएशन का ये बहुत अच्छा है। अभी यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था, यहाँ पर भी आपने देखा कितना निवेश आया है उस स्टेट में, बिल्कुल, और अन्य राज्य भी अब निवेश ला रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत गर्व का बात है और एविएशन सेक्टर के लिए तो है ही। और आखिरी बात, एयर इंडिया का जो ये ऑर्डर है, अभी तक एविएशन में स्थिरता नहीं थी, क्योंकि एयरलाइन आती थी, एयरलाइन जाती थी, चाहे आप देखें किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयरलाइन को भी दिक्कतें हुए हैं। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है तो इन लोग की सोच बहुत लंबी है, इन लोग ने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग दर्शाई है, और इससे सेक्टर में स्थिरता आई है, और सारे स्टेक होल्डर, चाहे बैंक हो, चाहे ट्रेनिंग अकेडमीज हो, चाहे एयरपोर्ट, उस स्थिरता का लाभ लेंगे और इससे भविष्य काफी अच्छा ही रहेगा। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो डील है एक तरह से साइकोलॉजिकल पुश का भी काम करेगी पूरे सेक्टर के लिए, और एक बेहतर स्थिति में पाएंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एविएशन से जुड़े हुए, और जितनी भी चिंताएं रही हैं शायद उसको ये कुशन अप करे, थोड़ा सा उनको दूर करे। और स्टेबिलिटी की जो बात आपने कही है पांडे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब साख, स्टेबिलिटी, भविष्य जो भरोसा है सेक्टर पर, वो जब तक स्टेक होल्डर्स का नहीं होगा तो फिर बाकी लोगों का नहीं होगा। इस डील के बाद शायद स्टेक होल्डर्स का भरोसा बढ़े और इसके भविष्य को लेकर ज्यादा आशान्वित हो लोग, और तब जाकर ये पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। जितेंद्र भार्गव सर, थैंक यू सो मच सर। परवेज दमानिया सर, थैंक यू सो मच सर। सत्येंद्र पांडे सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।